शुरू करते हैं भाई आज के सेशन को। आप सभी का स्वागत है एडी परिवार में। और अभी आप लोग देख रहे थे क्लास जो है वो एनवायरनमेंट की क्लास। उम्मीद करते हैं क्लास बहुत अच्छी रही होगी, क्योंकि सर जितने एनर्जी के साथ पढ़ा रहे थे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करा रहे थे। और जो क्वेश्चन सर आपको करा रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कल की क्लास जो होगी सर की, मतलब आगे की जो क्लास होगी वो और अच्छी होने वाली है। चलो शुरू करते हैं। अब हम अपनी क्लास की बात करते हैं कि सर आप अपनी क्लास की बात करो। तो भाई हमारी क्लास बाल विकास की है और ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, ठीक है। यानी जो 1 से 5 की तैयारी कर रहे हैं और 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए है, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं लगभग 10 क्लास में आप लोगों को बाल विकास में बहुत मैं आपको सुधार कर दूंगा। आज मेरी ये चौथी क्लास है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आइए आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह चाहिए कि सर मुझे पीडीएफ मिल जाए तो और अच्छा होगा, मुझे हिंदी पेडागोजी मिल जाए, मुझे ईवीएस पेडागोजी मिल जाए, मुझे बाल विकास मिल जाए, तो आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, ठीक है। और आप चाहते हैं कि सर मुझे कोर्स मिल जाए जिसमें वीडियो भी मिल जाए, मुझे मैथ भी मिल जाए, मुझे हिंदी भी मिल जाए, मुझे पर्यावरण की वीडियो भी मिल जाए और कम वीडियो मिल जाए ताकि मैं कम समय में अच्छी तैयारी कर सकूं, तो फिर आप लोग इस एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लो यार, 199 रुपए में, ठीक है। और आप चाहते हैं कि सर मुझे तो केवल प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करने, तो भैया 49 रुपए में एडी लाइव एप्लीकेशन पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें 15 सेट मिल रहे हैं। जी हाँ, 15 सेट आपको मिल रहे हैं और उससे आप अपना असेसमेंट करेंगे, अपना टाइम का मैनेजमेंट कर पाएंगे। जो सबसे बड़ी तुम जो गलती करोगे वो क्या करोगे, सर समय नहीं बचा मेरे पास, सर मैंने गद्यांश पद्यांश तो पढ़ ही नहीं पाया, मैं तो ऐसे ही तुक्का लगा कर आया। तुम ये गलती क्यों करोगे, क्योंकि तुम, ठीक है, क्या नहीं कर रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं कर रहे हो, और पूरे मॉक टेस्ट आपको करने हैं। चलो शुरू करते हैं। ये है आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आइएगा शुरू करते हैं, हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जी भैया, स्वागत है भैया सभी विद्यार्थियों का इस छोटे से परिवार में, एडी परिवार में। हाँ, चंदन भैया वेलकम है। नीलांद्री बिल्कुल, नीलांद्री जी भी जुड़ चुकी हैं भाई, स्वागत है। और नीलांद्री जी, मैंने आपको जो पीडीएफ मैंने भेजी हैं उन पीडीएफ को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे पीडीएफ प्राप्त की हैं, आप चाहते हैं कि सर मुझे कुछ चीजें व्हाट्सएप पे भी मिल जाएं, तो यार ले लो यार पीडीएफ का। हम अपने लिए बनाई है क्या पीडीएफ, तो तुम्हारे लिए बनाई है, तुम्हारे, ठीक है, एग्जाम के ओरिएंटेड बनाई है कि भैया तुम पढ़ोगे तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा होगा। देखो तुम्हारे सीटेड पास करने से फायदा हमको ही होने वाला है। सर कैसे फायदा होगा भैया, फायदा ये होगा कि तुम अगर हमसे पढ़कर अगर तुम सीटेड पास करोगे तो तुम बीपीएससी पढ़ने के लिए, आगे की जो भर्ती के लिए, उसके लिए भी तो हम हमारे पास ही आओगे ना, क्योंकि जब हम आपको सीटेड अच्छे मार्क्स से पास करवाएंगे तो फिर आगे की एग्जाम की तैयारी के लिए भी आप कहां पर आओगे, एडी एकेडमी पर आओगे। तो हम तो यही चाहेंगे कि आपका सीटेड पास हो। अब आप पीडीएफ ले लो हमसे, ठीक है, अभी पीडीएफ ले लो, क्लास ले लो, जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं वैसे पढ़ लो। चलो मैं अपने सेशन को शुरू करता हूं, क्योंकि हमें, ठीक है, 20 क्वेश्चन करने भैया। हाँ 20 क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लाता, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलो शुरू करते हैं, आइएगा हम आज के सेशन को। और ये है हमारी आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए चलो रीड करते हैं भैया, रीड में क्या कह रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि समावेशन को, देखो 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे समावेशन को। कह रहा है समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। भैया अगर आप चाहते हैं कि सब बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ सकें, ठीक है, कोई बच्चा छूटे ना, ठीक है, कोई बच्चा जो है वो अलग ना हो, कोई बच्चा जो है वो क्या ना ले, ड्रॉप आउट ना ले, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारी जो व्यवस्था है वो हमारी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लचीले का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चे हैं उसके अनुसार चीजों को बनाना, फ्लेक्सिबल कहलाता है भाई। इतनी सी बात तो सर समझ में आ गई। अच्छा, एक वर्ड यहां पर मिलेगा आपको, ये वर्ड से तुम बड़ा घबरा जाते हो। देखो अगर ये वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लिखा है तो सर ये पॉजिटिव वर्ड है। क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव वर्ड लिखा हुआ है। और अगर इसमें आ लग जाए, ध्यान देंगे, अगर इसमें आ लग जाए तो फिर ये नेगेटिव वर्ड है। तो क्या सर ये वर्ड हम याद नहीं रख पाएंगे, बिल्कुल रख पाएंगे भाई, ठीक है। अब ये तो आपके ऊपर है कि आप रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। अगर यहां पर गम्य लिखा हुआ है, ठीक है, अगर इंग्लिश में असेसेबल लिखा हुआ है तो ये तो पॉजिटिव है, और अगर यहां पर अगम्य आ जाए तो फिर ये नेगेटिव है। इसका मतलब होता है कि बच्चों के सामने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना जिसे बच्चे प्राप्ति ना कर पाए, ये तो गलत है भैया। तो ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया। अच्छा, ये कह रहा है कि योग्यता के आधार पर भैया बांटना नहीं है, बच्चों को अलग नहीं करना है, हमारी समावेशी शिक्षा बुरा मान जाएगी। समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव के एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं, ठीक है, उस
वो ही शिक्षा को हमें अपनाऊंगी, ठीक है, तो हम कहेंगे सर ये तो गलत है। अच्छा, और अगर कहीं पर प्रतियोगिता नजर आ जाए, भैया हम कंपटीशन नहीं कराएंगे, कंपटीशन से ठीक है हीन भावनाएं आती हैं, तो सर हमारा ये भी गलत है, यानी सर हमारा चौथा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। इसका तो भैया हमारा पहला और दूसरा सही है, और ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, यानी A4 आगरा बनेगा, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है। चलो बहुत बढ़िया। और अब हम बात कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पर। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग और फिर आंसर करेंगे सभी लोग, भाई जितने भी लोग जुड़ गए हैं। हाँ, रश्मिका जी स्वागत है, सोनी कुमारी, स्मिता, रिंकू, चंदन जी वेलकम है, रूपेश भाई, पुरुषोत्तम बहुत बढ़िया, नीलम जी, नीलम दिनकर जी, नीलम दिनकर बिल्कुल रेगुलर स्टूडेंट है, चंदन भी है, और कौन कौन रेगुलर है भैया? हाँ, नीलांद्री भी रेगुलर है, स्मिता भी रेगुलर है। चलो बहुत बढ़िया, रेगुलर। सोनी कुमारी तुम रेगुलर नहीं हो बेटा, रेगुलर जरूर हो भाई, ठीक है। चलो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। इसके बाद कह रहा है कि दोहराव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? जी हाँ, ये किसकी विशेषता भैया, ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके सामने स्वालीनता, दूसरा है आपके सामने ठीक है गुणज वैकल्य यानी कि डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, या फिर यहां पर बात कर रहा है दृष्टिबाधिता, विजुअल इंपेयरमेंट की बात कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब बार बार दोहराव की बात की जाए या सामाजिक संप्रेषण की बात की जाए, किसकी बात की जाए? सामाजिक संप्रेषण विकार की बात की जाए, तो सामाजिक संप्रेषण की विकार की बात करेंगे तो फिर इसका सही उत्तर बनता है स्वालीनता। क्या बनता है? स्वालीनता, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं आत्मविमोह। जी हां, ठीक है, क्या होता है? आत्मविमोह। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और किसी काम को बार बार करते रहते हैं। क्या करते हैं? बार बार करते रहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? हाँ, विजय सिंह जी, चलो कोई बात नहीं विजय सिंह जी, अब नाम ले लिया आपका। इसका सही उत्तर क्या बनेगा? ए बनेगा। अच्छा, ये तो आप जानते ही हैं कि भैया डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित होता है, डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित होता है, और ये तो आपको पता ही है क्या है? दृष्टि दोष है। तो हम कहेंगे हमारा सही उत्तर क्या बनेगा? ए बनेगा। चलो इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये रहा तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि अधिगम में बच्चों द्वारा देखे और अनुभव किए गए तत्वों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया शामिल है। मतलब बच्चों के सिखाने में बच्चे जो देख रहे हैं, बच्चे जो अनुभव कर रहे हैं, उन चीजों के बीच उनको शामिल करना, उनके साथ संबंध स्थापित करना, क्या ये शामिल है? बिल्कुल शामिल है यार। ठीक है भाई, सिखाने में क्या नहीं है सर? सिखाने में सब कुछ शामिल है, बच्चे के अनुभव भी शामिल है, बच्चे क्या बच्चे जो है वो ठीक है ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, क्या बच्चे जो है वो अवलोकन कर रहे हैं, ये सब चीजें क्या है? शामिल हैं। भाई पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो सर हमारा क्या हो गया? सही हो गया। चलो अब देखते हैं आर हमारा सही है कि नहीं है। आर क्या कह रहा है कि बच्चे रेखी तरीके से सीखते हैं, ना कि चक्रीय। क्या बच्चे जो है, रेखी का मतलब होता है ऐसे, ऐसे होता है रेखी, रेखी ऐसे बनता है। और क्या कह रहा है कि बच्चे स्पाइरल नहीं सीखते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं सीखते हैं। तो आपका आंसर क्या बनेगा कि सर बच्चे रेखीय नहीं, बच्चे चक्रीय रूप से या वर्तुलाकार तरीके से सीखते हैं। कैसे? चक्रीय या वर्तुलाकार। कैसे? चक्रीय या वर्तुलाकार। तो हम कहेंगे सर आर हमारा गलत है, ए ही सही है। क्या सही है? आर हमारा गलत है, ए ही सही है। और ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा हमारा ए यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही बनेगा, कि जिसमें सर हमारा ए सही है और आर गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, और ये है भैया आपके सामने चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलो कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जो क्वेश्चन आएगा वो तो या तो असेसमेंट के ऊपर आएगा या मूल्यांकन के ऊपर आ जाएगा, या फिर क्वेश्चन जो है वो उसकी जो चरण है उन चरण के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। चलो क्या कह रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती है? मतलब हमारी नई शिक्षा नीति ने किसकी बात नहीं की है। मतलब आपको नहीं पकड़ना, मतलब नेगेटिव आपको निकालना है। चलो ध्यान देते हैं भाई। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या हमारी शिक्षा नीति ये कहती है कि कैसे सीखना है? क्या इस चीज पर हमें जोर देना है? बिल्कुल जोर देना है भाई। हमें जोर इस पे चीज पे जोर देना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। अगर आप ये पता ही नहीं कर पा रहे हो बच्चे कैसे सीखते हो और तुम पढ़ाए जा रहे हो
क्या बच्चे सीख लेंगे? नहीं सीख पाएंगे। पहले ये पता करो बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरा कह रहा है विषय वस्तु में बढ़ोतरी। थोड़ा मैं पानी पी लूं, मेरी जुबान जो है वो फिसल रही है बार बार। हाँ, उजाला धामा जी, मनीषा और आरडी, चलो इधर ध्यान देंगे। कह रहा है विषय वस्तु में बढ़ोतरी की बात करती नहीं। नई शिक्षा नीति ने क्या कहा है कि हमें कटौती करनी है। क्या करनी है? कटौती करनी है। यानी कि विषय वस्तु को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि क्या कहता है कि हमें क्या करना है? डिस्क्रिप्शन को कम करना है। यानी कि ये हमारा क्या होगा? गलत होगा। सर ये हमारा क्या होगा? गलत होगा। चलो, इसके बाद कह रहा है कि 360 डिग्री प्रगति रिपोर्ट कार्ड की बात करता है। सर ये 360 डिग्री क्या होता है? भाई 360 डिग्री का मतलब है बच्चे का समग्र मूल्यांकन। बच्चे का क्या करना? समग्र मूल्यांकन की। हाँ, तो समग्र मूल्यांकन की बात तो करता है भाई। बच्चे का ओवरऑल असेसमेंट होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल असेसमेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर हम ये भी कहेंगे कि नई शिक्षा नीति ने एज असेसमेंट पे जोर दिया है, स्वयं आकलन पे जोर दिया है, या हम कह सकते हैं कि सहपाठी आकलन पे जोर दिया है, या हम ये कह सकते हैं समूह आकलन पे जोर दिया है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि सहयोगी आकलन पे जोर दिया है। ठीक है, दिया है कि नहीं दिया? बिल्कुल दिया है। तो हम कहेंगे सर ये तो हमारा पी है, पी मतलब पॉजिटिव। अच्छा, मानकीकृत पाठ चल रहा है, और आपको तो अब याद हो गया होगा कि जहां पर मानकीकृत आएगा वो तो सर हमारा गलत होगा। मानकीकृत भैया हमारा सही नहीं है। सर हमारा एक तो क्या सही है? एक हमारा जो है वो ए सही है, एक हमारा सी सही है। हमारा गलत कौन से है? गलत जो है वो हमारा दूसरा और चौथा है। अब आपसे गलत पूछा है, आपको गलत निकालना है कि सर गलत कौन सा है? गलत हमारा दूसरा गलत है और हमारा चौथा गलत है। अब जिसमें भैया दूसरा और चौथा आपको दिखाई देगा वो आपका सही उत्तर होगा। बताओ क्या आंसर बनेगा भैया? मैं तो आप ही का आंसर देख लेता हूं और फिर मैं टिक कर देता हूं। चलो भैया, आप लोग बी कर रहे हैं भाई, आप लोग गलत कर ही नहीं सकते हैं। बी कैसे हो सकता है भैया? गलत पूछा है ना, तो गलत क्या बनेगा यार? गलत सर दूसरा और चौथा बनेगा। प्रस्तावित नहीं करती है भैया, यानी सर किसकी बात नहीं करती है? एक तो विषय वस्तु बढ़ोतरी की बात नहीं करती है, और एक किसकी बात? मानकीकृत की बात नहीं करती है। तो दूसरा और चौथा कहां पर है? सर दूसरा और चौथा ये रहा, यानी आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। अब एक बार मैं ये देख लेता हूं कि भैया बी किसने किया था। नीलम दिनकर जी, कहां गलती कर बैठी आप? अच्छा, इंग्लिश में रॉन्ग है। इंग्लिश में कहां रॉन्ग है भाई? सही तो है इंग्लिश में। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में कुछ और दिया है। चलो इंग्लिश में रॉन्ग। अच्छा, हो सकता है इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा। जी हाँ, चलो इंग्लिश में नॉट नहीं दिया तो आप लगा लो भाई, कोई बात नहीं है। नॉट नहीं दिया तो आप लगा लीजिएगा नॉट। ठीक है, आप लगा लो, नॉट लगा लो, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, नॉट लगा लीजिएगा। आंसर इसका क्या बनेगा? आंसर जो है वो, ठीक है, क्या बनेगा भाई? इसका ए बनेगा। चलो समझ में तो आ गया ना? जी हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और ये है भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलो 5वें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे भाई। चलो, वहां पर गलतियां नहीं होंगी, यहां जितनी गलतियां कर लीजिएगा भैया। ठीक है मिंटू जी, चलो हमने आपके कमेंट को पढ़ा और फिर हमने यहां पर सुधार कर लिया। चलो अच्छी बात है भाई, आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और ध्यान से पढ़ना भी चाहिए। जी हाँ, राम राम भैया सभी को। प्रियंका जी स्वागत है भैया। शिवनंदन कुमार जी वेलकम है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी कभार व्यक्ति का सामाजिक अस्मिता पर आधारित रूढ़िवाद विद्यार्थियों में असमानताओं की समानता पैदा कर देती है। इस तरह के नकारात्मक, ठीक है, रूढ़िवाद का प्रभाव कम करने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? भाई कभी कभार क्या होता है? सामाजिक अस्मिता का मतलब होता है पहचान। अस्मिता मतलब होता है आइडेंटिटी, अस्मिता मतलब क्या होता है? पहचान। कभी कभार क्या होता है कि भैया व्यक्ति का सामाजिक अस्मिता पर आधारित रूढ़िवाद विद्यार्थियों में असमानता की मान्यता पैदा
पैदा कर देती है। इस तरह के नकारात्मक रूढ़िवाद का प्रभाव कम करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? चलो हम पॉजिटिव निकालते हैं। अब कौन सा हमारा पॉजिटिव है वही हमारा आंसर होगा भाई। विद्यार्थियों को यह कहना चाहिए कि अधिगम एक अनियंत्रित है, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब सीखना हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम ये कह देंगे सर वो तो भाग्य के ऊपर है, ठीक है, ईश्वर के ऊपर है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो गलत है भाई। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो गलत है। ऐसे उदाहरण देना जो ये दर्शाएं कि ये रूढ़िवाद सच है। ठीक है, क्या हम ऐसे उदाहरण दें जिससे हम कहें कि बेटा ये रूढ़िवाद जो है, ये रूढ़िवाद जो है वो सच है? देखो पहली बात है, रूढ़िवाद होता क्या है? रूढ़िवाद एक ऐसी धारणा होती है जिसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं होता, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं होता सर, ठीक है, उस धारणा को रूढ़िवाद कहते हैं। जिसे हम कहते हैं कि भाई महिलाएं जो होती हैं वो संगीत में अच्छी होती हैं। अब इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। बहुत सारे तुम उदाहरण दे लो, पुरुष भी बहुत संगीत में बहुत अच्छे हुए हैं, महिलाएं भी संगीत में बहुत अच्छी हुई हैं कि नहीं हुई हैं? इस बात पर बल देना कि अधिगम प्रयास पर, ठीक है, प्रभावी रूप से निर्भर है। ठीक है, और चौथा कह रहा है अधिगम को बारंबार इनाम और सजा। देखो इसको तो पहले यहीं काट दो कि सर काट दे। हाँ सर, देखो ये चीजें तो इसमें होनी ही नहीं चाहिए कि अधिगम को बार करें और, ठीक है, किसे इनाम और सजा पर देना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। कि सीख रहा है तो भैया उसको रिवॉर्ड दो, नहीं सीख रहा तो उसको सजा दो, ये तो गलत है भाई। सर देखो कौन कौन से गलत हो गए, हमारा ये गलत हो गया और हमारा कौन सा गलत हो गया? हमारा पहला वाला भी गलत है, हमारा दूसरा भी गलत है। अब तीसरा हमारा क्यों सही है? क्या कह रहा है? इस बात पर बल देना कि अधिगम प्रयास पर, ठीक है, प्रभावी रूप से निर्भर है। देखिए बिल्कुल सही है, आप प्रयास करोगे आप सीखोगे। भाई थॉर्नडाइक क्या कहते थे? थॉर्नडाइक क्या कह रहे थे कि करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिलपत परत निशान। ये थॉर्नडाइक ने नहीं कहा था, ठीक है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में जरूर तुम पढ़ते हो कि अभ्यास करोगे त्रुटि होंगी, अभ्यास करोगे त्रुटि होंगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारा अभ्यास तुम करते जाओगे, तुम्हारी त्रुटियां क्या होंगी? कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये उदाहरण तो मैंने इसलिए दिया आपको करत करत अभ्यास के, भैया आप अभ्यास करोगे तो आपका सीखना होगा कि नहीं होगा? यानी इसका आंसर क्या बनेगा हमारा? सी बनेगा। क्या बनेगा? सी बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये है अगला क्वेश्चन आपके सामने। कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि पर प्रतिक्रिया देने का कौन सा तरीका जो है वो संरचनात्मक है? ठीक है, संरचनात्मक है, ये आपको बताना है। देखिएगा, सबसे पहली बात है त्रुटियों को आप सकारात्मक रूप में लोगे। त्रुटियां अच्छी होती हैं। सर क्यों अच्छी होती हैं गलतियां? भैया आपने नहीं पढ़ा कि जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी गलती नहीं की उसने कुछ नहीं सीखा, और जो गलतियां करते हैं वो सीखते हैं। कहते हैं ना, हरवंश राय बच्चन जी की कविता है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो उसमें क्या कमी रह गई और उसमें सुधार करो, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो, तो त्रुटियां जो होती हैं वो आपकी लर्निंग को दर्शाती हैं, वो इंडिकेटर होती हैं अधिगम का। इससे आपके चिंतन का पता चलता है, ठीक है, आपके सीखने का पता चलता है कि आप कैसे सीखते हैं। सीखने का क्या होता है? सीखने का पता चलता है। ठीक है, तो त्रुटियां अच्छी होती हैं, त्रुटियों को महत्व दिया जाना चाहिए क्लास में। जी हां, त्रुटियां करने के व्यवहार को मिटाने के लिए दंड देना, ये तो कह रहा पनिशमेंट दो भाई, उसको मारो भाई, ठीक है, ये तो गलत है भाई। दूसरा क्या कह रहा है? ठीक है, इशारे देकर विद्यार्थियों की त्रुटियां खुद से खोजने मदद करें, मतलब हम संकेत दें, उसको इशारे दें और कहें कि बेटा आप अपनी गलतियों को खोजें। चलो, इसको हम पॉजिटिव भी नहीं मान रहे और नेगेटिव भी नहीं मान रहे, लेकिन ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है। ठीक है, बी स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव ही है कि हम बच्चों को स्कैप फोल्डिंग दे रहे हैं और स्कैप फोल्डिंग से वो अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं। पहले हम 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बिना कोई, भैया ये तो क्या कह रहा है? बिना कोई फीडबैक दिए त्रुटियों पर अंक कम कर देना चाहिए, तो गलत है। ये तो गलत है ना कि आप बच्चों को बिना कोई फीडबैक दिए उनको अंक करने की बात कर रहे हैं, नहीं, बल्कि देखो कि बच्चा गलती क्यों कर रहा है, ये तो गलत हो गया। विद्यार्थियों की त्रुटियों को पूरी तरह से अनदेखा, ये तो कह रहा है इग्नोर कर दो भैया, इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, इग्नोर क्यों नहीं करना है? इग्नोर इसलिए नहीं करना है क्योंकि फिर आपको पता नहीं चल पाएगा ना बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कहां तक सीखे हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या बनेगा? हमारा ये बनेगा कि हम बच्चों को इसका फोल्डिंग देंगे, यानी आंसर हमारा क्या बनेगा? बी बनेगा। क्या बनेगा भैया? बी बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 8वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग दरों पर क्या होते हैं? विकसित होते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को मैं बढ़िया क्यों कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं इसलिए कह रहा हूं कि एग्जामिनर इसी क्वेश्चन में दो आंसर मान लेता है। सर कब मान लेता है, ठीक है, कैसे मान लेता है, चलो मैं इसका कारण बताता हूं। देखो दो आंसर कब मानता है, अगर ऑप्शन से ये हटा दें हम लोग, अगर हम ऑप्शन से ये हटा दें, ठीक है, ऑप्शन से अगर हम ये हटा दें तो हमारा एग्जामिनर जो इसका आंसर मानेगा वो आंसर क्या मानेगा, इन दोनों को मान लेगा, ठीक है, दोनों ऑप्शन में दे देता है, ठीक है। जब हम इस ऑप्शन को हटा देते हैं तो वो इसको और इसको दोनों को आंसर मान लेगा कि भैया विकास एक तो सिर से पैर जाएगा और विकास जो है वो हमारा केंद्र से जो है वो बाहर की ओर जाएगा, यानी विकास निकट से दूर जाएगा, केंद्र से परिधि की ओर जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ऑप्शन वो ये दे देता है तो फिर वो इसको उत्तर नहीं मानता, फिर वो कहता है ये उत्तर नहीं होंगे। फिर क्या होगा, ये होगा, क्या होगा कि भाई शरीर के अंग जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, डी बनेगा। जी हां, समझ में आ गया। आप लोग बी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। बी कैसे बनेगा भैया, मैंने क्या कहा, ठीक है, कि अगर ऑप्शन में ये ना हो, ठीक है, अगर ये स्वतंत्रता का सिद्धांत ना हो तो फिर आपके आंसर दोनों ही हैं। कौन कौन से, सेपेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमेटल दोनों होते हैं। ये सीटेट में एग्जामिनर दे चुका है, ये पूछ चुका है, ठीक है। इन दोनों को एक ही ऑप्शन में रख देगा वो, ठीक है। लेकिन जब ये ऑप्शन आ जाए तो आपका आंसर ये बनेगा, डी बनेगा। क्या बनेगा, डी बनेगा, ठीक है। ना तो आपका ए सही है और ना आपका फिर बी सही होगा, आपका क्या बनेगा, डी बनेगा, ठीक है। कि ठीक है, प्राणियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत, यानी जो हमारे शरीर के जो अंग हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, विकसित होते हैं, यानी आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया भैया, कोई डाउट यहां पर, अगर ये ऑप्शन में ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। ये तो कहता है सिर से और ये कहता है केंद्र से बाहर। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने कहा कि अगर ऑप्शन में ये ना हो तो फिर दोनों का ऑप्शन आप लेके चलना है, ठीक है। ऑप्शन आपको दोनों रखेगा फिर, और रखे भी हैं उसने, वो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर भी आ जाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। जी ध्यान देंगे यहां पर, बी क्यों नहीं होगा भाई, अच्छा तो मैं ये कहता हूं ये क्यों नहीं होगा फिर, ठीक है। ये क्या कहता है, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है कि विकास की दिशा जो होती है एक तो बस सिर से पैर जाएगी, जाएगी कि नहीं, सेपेलोकॉर्डल, और एक विकास हमारा कैसे होगा, ऐसे होगा, केंद्र से होगा। तो फिर ए से भी तो विकास जा रहा है ना, नीचे की तरफ विकास जा रहा है ना, इसमें भी तो जो विकास के जो अंग है वो भी तो स्वतंत्र तरीके से विकसित होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो आंसर पर हमारा सेपेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमेटल दोनों ही है ना, आंसर है कि नहीं है, दोनों ही आंसर है। फिर अगर डी नहीं है तो फिर बोथ आंसर हमारा, यानी सेपेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमेटल दोनों हैं, ठीक है। बट डी उन्होंने दे दिया है तो फिर हम डी की तरफ चलेंगे, फिर ए और बी हम नहीं लगाएंगे। चलो क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चे स्कूलों में अकादमिक संप्रत्तों के अलावा मूल्य व धारणा भी सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं भाई। बच्चे जो हैं वो स्कूलों में क्या मूल्य नहीं सीखते, क्या धारणा नहीं सीखते, कॉन्सेप्ट नहीं सीखते, बिल्कुल सीखते हैं भाई। सीखते हैं कि नहीं सीखते, बिल्कुल सीखते हैं, ठीक है। चलो हाँ आरडीजी अब समझ में आया आपको। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, कह रहा है स्कूल समाजीकरण की द्वितीय परंतु एक महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है। अच्छा स्कूल जो है वो समाजीकरण की जो है वो द्वितीय संस्था है, बात बिल्कुल सही है। अगर प्राथमिक संस्था की बात करता तो हम परिवार को लेते भाई, प्राथमिक संस्था कौन सी होती है, परिवार होती है। और वहीं अगर द्वितीय संस्था की बात करेंगे तो द्वितीय संस्था जो होती है वो क्या होती है, वो स्कूल होती है, बिल्कुल होती है। और स्कूल को, ठीक है, एक महत्वपूर्ण संस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि स्कूल को महत्वपूर्ण संस्था इसलिए कहते हैं। अगर आप जॉन डीवे का सिद्धांत अगर आप पढ़ेंगे तो जॉन डीवे ने तो ये तक कह दिया था कि विद्यालय लघु समाज है, यानी विद्यालय को लघु समाज कहा, विद्यालय को लघु समाज किसने कहा, जॉन डीवी ने, ठीक है। तो विद्यालय बच्चे का जो विकास होगा समाज का, वो कहीं ना कहीं उसके दोस्त क्या हो, समाज का हिस्सा है ना बच्चे, ठीक है। उसका जो फ्रेंड सर्कल होता है, उसका जो समूह होता है, ठीक है, जो बच्चे के अंदर सामाजिक भावना जो विकसित होती है वो तो दोस्तों के साथ ही होती है। तो विद्यालय क्या है, एक महत्वपूर्ण संस्था होती है। अब पहला भी बात कर रहा है किसके बारे में, स्कूल के बारे में, दूसरा भी स्कूल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कि स्कूलों में बच्चे जो है वो, ठीक है, मूल्य सीखते हैं। अच्छा मूल्य क्या होता है,
मूल का मतलब कोई कीमत नहीं होती, मूल का मतलब होता है किसी चीज का महत्व समझना। हमारा समाज किस चीज को मान्यता है, किस चीज को महत्व देता है, किस चीज को जो है वो मूल्य है हमारे समाज में, किस चीज को वैल्यू जो है वो ज्यादा है, ये होता है मूल्य। तो ये बच्चे स्कूल में सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं, ठीक है, समाज में भी सीखते हैं और स्कूल में भी सीखते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है और आपस में कनेक्टेड भी हैं। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा, ए आर सही है और आर जो है वो इसकी सही व्याख्या करता है, यानी इसका सही उत्तर क्या बनेगा, ए बनेगा। जी हां, समझ में आ गया भैया, क्या बनेगा, ए बनेगा। चलो पुरुषोत्तम जी, चलो गुड नाइट मैम जी। भैया किसको बोल रहे हैं, पुरुषोत्तम जी? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और ये है आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा दिए गए चरण की जो विशेषता का सही युग्म है। देखो एक क्वेश्चन पियाजे से जरूर आता है, तो पियाजे से जरूर आता, तो पियाजे की सारी विशेषताओं को अच्छे से कर लो। चलो पहला कह रहा है, अब आपको मैचिंग करनी है कौन सा जो है वो स्टेटमेंट सही हो रहा है। ये कह रहा है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो विशेषता होती है उसमें बच्चे जो है वो परिकल्पना और निगमनात्मक सोच होती है। क्या ये सही है? चलो देखते हैं, अभी आप बताइएगा, मुझे नहीं पता। दूसरा कह रहा है संवेदी चालक अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक सोचते हैं। तीसरा कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के पास जो होता है वो कंजर्वेशन होता है, संरक्षण का गुण होता है। चौथा कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक में जो है वो अमूर्त होता है। बताओ जल्दी से आंसर क्या बनेगा। देखो भैया, ठीक है, ये मूर्त संक्रियात्मक अमूर्त नहीं होता, अमूर्त अवस्था में ही अमूर्त तर्क होता है। कहां पर होता है? अमूर्त अवस्था में, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, अमूर्त जो होता है वो तर्क होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। संरक्षण का गुण जो है वो मूर्त में होता है, तो ये भी गलत है। प्रतीकात्मक जो होता है वो पूर्व संक्रियात्मक में होता है। कहां पर होता है? पूर्व संक्रियात्मक में होता है, तो ये भी गलत है। उत्तर बचा क्या आपके सामने? ए। सर हाँ, एब्स्ट्रैक्ट स्टेज में बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या परिकल्पना और निगमनात्मक कर यहां पर करते हैं, यानी इसका आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। जी क्या बनेगा? ए बनेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये है भैया वाइगोत्स्की का क्वेश्चन। चलो देखते हैं अब इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग करते हैं। सभी लोग जुड़ेंगे भाई एवरीवन, और लाइक जरूर करेंगे यार, ठीक है। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है लाइक शेयर करना, ठीक है कि नहीं है? कि सर बिल्कुल है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलो चलो आंसर करो भाई जल्दी से। अच्छा कल जो है वो, ठीक है, कल मैं ये सोच रहा था कि बहुत दिन से आप लोगों की जो है वो क्लास एक नहीं हुई है। वो क्लास कौन सी नहीं हुई है? एक क्लास जो आपकी नहीं हुई है वो नहीं हुई है संस्कृत पेडागोजी, ठीक है। इसमें कितने लोग हैं जिनके पास संस्कृत है? या ऐसा लिख दो सर मेरे पास इंग्लिश है, इससे पता चल जाएगा संस्कृत वाले कितने हैं, ठीक है। कितने लोग हैं ऐसे और संस्कृत में उनको डाउट है, डर है। देखो संस्कृत का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी पेडागोजी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी सेकंड आपकी संस्कृत है, क्योंकि वो भी आपको 30 नंबर देगा ना। और सीटेट के भैया तुमको 90 चाहिए कि नहीं? क्योंकि बीपीएससी आने वाली है भैया, 90 पे ध्यान दो, कैसे भी करके 90 लाने हैं सर, ठीक है। कहते ना जितना जोर लगाना है लगा लो, अभी समय है, अभी वक्त है तो आप चीजों को बदल सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास सब कुछ होगा लेकिन वक्त नहीं होगा, ठीक है, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। चलो लगभग संस्कृत वाले हैं इसमें। चलो क्वेश्चन का आंसर करते हैं, आप लोग कमेंट करते रहो, मैं देखता हूं अभी कौन है संस्कृत वाले। नहीं फिर कल जो है वो क्लास, कल मतलब कल 8 बजे से मैं ही क्लास लूंगा। कल वो सर को कहीं जाना पड़ रहा है जिसकी वजह से, तो कल 2 घंटे का सेशन होगा और कल तगड़ा सेशन होने वाला है, चाहे वो संस्कृत का हो या फिर वो मैथ पेडागोजी का हो, ठीक है, या फिर वो जो है वो इन्वायरमेंट पेडागोजी का हो। मतलब कल पेडागोजी वाला सेक्शन होने वाला है कल 8 बजे। जी हाँ, कल बहुत तगड़ा सेक्शन होगा, ठीक है, बहुत अच्छी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो आइएगा ध्यान देते हैं, देखिएगा लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की क्या विशेषता होगी। देखो भैया वाइगोत्स्की हो चाहे वो जीन पियाजे हो, दोनों ही कहते हैं कि भैया ठीक है, एक टीचर तो एक क्या है, एक्टिव होना चाहिए,
सक्रिय होना चाहिए। टीचर पैसिव मत बनाओ, ठीक है। टीचर की भूमिका एक्टिव है, क्योंकि टीचर चाहे प्याजे हो, प्याजे कहेगा भाई बच्चों के लिए एनवायरनमेंट कौन देगा, टीचर ही देगा ना, ठीक है। बच्चे के लिए समाज का निर्माण करने का काम कौन करेगा, बायोगैस के समाज टीचर ही करेगा, तो ये भी सही है। चीजें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये भी सही है, चीजें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चे उपदेशक होते हैं, ठीक है। क्या टीचर उपदेशक होगा, वहां पर उपदेशक होगा, उपदेश देगा बच्चों को। चौथा कह रहा है कि ज्ञान का संवहक, ठीक है, क्या वो, ठीक है, यानी ट्रांसमीटर ऑफ लैंग्वेज, नॉलेज को क्या करेगा, वो बच्चों को ट्रांसफर करेगा। बताओ जल्दी से कि सर नहीं, ठीक है। टीचर जो है वो सक्रिय जरूर है, लेकिन टीचर ज्ञान का दाता नहीं है, ध्यान रखिएगा। शिक्षक जो है वो शिक्षक ज्ञान का दाता नहीं होता, शिक्षक ज्ञान को देने वाला नहीं है, देने वाला नहीं है। तो फिर टीचर कौन है, अरे टीचर भैया सुविधा दाता है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर, टीचर क्या होता है, सुविधा दाता होता है, यानी वो फैसिलिटेटर होता है, वो ज्ञान का संवेक नहीं होता। संवेक जानते हो कि बच्चों तक ज्ञान को पहुंचाने का काम ही टीचर का नहीं है, तो कौन, अरे बच्चे खुद क्रिएटर हैं। ये दोनों कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर काम किया है इन्होंने, भूल गए क्या आप। इनको निर्माणवादी कहा जाता है, इनको क्या कहते हैं, इनको निर्माणवादी बोलते हैं। किसको, पियाजे और वाइगोस्की को निर्माणवादी, कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। और ये क्या कहते हैं, बच्चे खुद अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। तो भैया डी तो हमारा किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, ठीक है। सी भी हमारा नहीं हो सकता, क्यों, यहां पर कह रहा है कि टीचर उपदेशक होगा, कि टीचर आएगा बच्चों को उपदेश देगा, ठीक है, और बच्चे उसको ग्रहण करेंगे। उपदेशक में तो बच्चे भैया क्या हो जाएंगे, बच्चे जो हैं वो ग्रहणकर्ता हो जाएंगे। और पियाजे वाइगोस्की कभी भी बच्चे को ग्रहणकर्ता नहीं मानते हैं, इन्होंने कभी भी बच्चे को रिसीवर नहीं माना, ऑलवेज कहा ठीक है, स्टूडेंट क्या है, यानी चाइल्ड एज अ एक्टिव, जो क्या करेगा, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा। तो हम कहेंगे सर हमारा डी भी कट गया, हमारा सी भी कट गया, अब बचा क्या हमारे सामने, सर अब तो एक ही बचता है और वो है A4 आगरा बचेगा। क्या बचेगा कि सर आगरा बिल्कुल सही है, जी हां। चलो आगे बढ़ें, अगले पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जी क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है भाई, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। नैतिक तर्क आदर्श, ठीक है, पारस्परिकता की समझ पर आधारित है, ठीक है। स्वर्णिम नियम जिसमें व्यक्ति को कोलवर के नैतिक विकास के सिद्धांतों में किस स्तर पर दूसरों की स्वीकृति बनाए रखना चाहिए। क्वेश्चन उसने पहले ही कह दिया, मतलब आसान क्वेश्चन, हिंट उसने पहले ही दे दिए। नियम क्या है भाई, स्वर्णिक नियम है, ठीक है, स्वर्णिम नियम है, गोल्डन रूल्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, गोल्डन रूल्स की बात कर रहा है, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, गोल्डन रूल्स की बात कर रहा है। अच्छा, गोल्डन रूल्स में होता क्या है कि बच्चा दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता है। गोल्डन रूल्स में क्या होता है कि बच्चा जो है वो दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता है। चलिए, तो ये बताइएगा कि ये तो सर अवस्था नंबर 3 है, अवस्था नंबर 3, और अवस्था नंबर 3 का नाम क्या है, अवस्था नंबर 3 का नाम है गुड बॉय एंड गुड गर्ल, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की क्या है, इसकी विशेषता है, ठीक है। हाँ, तो क्या बनेगा भाई, सर इसका तो फिर D4 दिल्ली बनेगा। क्या बनेगा भाई, D4 दिल्ली बनेगा। क्या बनेगा, D4 दिल्ली बनेगा। ना तो भाई सजा बनेगा, ना सामाजिक अनुबंध बनेगा, ना सार्वभौमिक नैतिकता बनेगी। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि दूसरों की स्वीकृति बनाए रखना चाहता है, मतलब दूसरों के सामने अच्छा बनना चाहता है, ठीक है। क्या चाहता है, दूसरों के सामने अच्छा बनना चाहता है, तो उत्तर क्या बनेगा, डी बनेगा। अच्छा, मैं यहां पर थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं, देखो इसको देखिए आप ध्यान से, कि जो लॉरेंस कोल्बर ने नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है, थोड़ा इसका बड़ा कर दूं कि हाँ सर थोड़ा सा बड़ा कर दो, हमारी दृष्टि बहुत कमजोर है। लो भाई दृष्टि कमजोर है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सर और बड़ा कर दो, लो भाई और बड़ा कर दिया, कि सर मजा आ गया। चलो ध्यान देंगे यहां पर, देखो ठीक है। लॉरेंस कोल्बर ने 3 लेवल दिए थे। कितने लेवल हैं, पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल,
दूसरा है कन्वेंशनल और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल। ध्यान देंगे, ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसकी दो अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? पहली अवस्था ये रही, दूसरी अवस्था ये रही, ठीक है। इसकी दो अवस्थाएं हैं, ठीक है। तीसरी अवस्था ये रही, चौथी अवस्था ये रही, ठीक है। इसकी दो अवस्थाएं हैं, पांचवी अवस्था ये रही, छठवीं अवस्था ये रही, ठीक है। अच्छा, जो प्री कन्वेंशनल है, जिसे पूर्व परंपरागत कहते हैं, ठीक है, यहां पर पहली अवस्था होती है जिसका नाम है सजा, सजा। दूसरी होती है व्यक्तिगत विनिमय। क्या होती है? व्यक्तिगत विनिमय होती है। क्या होती है? विनिमय होती है, यानी यहां पर व्यक्ति लाभ चाहता है, ठीक है, आदान प्रदान करता है वस्तुओं को, ठीक है। और तीसरी जो होती है जिसका नाम है गुड बॉय एंड गुड गर्ल, यहां पर बच्चा अच्छा बनना चाहता है। और चौथी जो होती है, यहां पर बच्चा जो है वो कानून और नियम की बात करता है, कहता है चोरी नहीं करेंगे क्योंकि नियम नहीं है चोरी करने का। हेंज की पत्नी क्यों ना मर जाती, पर उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, अवस्था नंबर 5 में जो है वो कहता है कि नियम बदल सकते हैं पर बहुमत के आधार पर। बहुमत यानी लोगों की राय है तो नियम बदल सकते हैं। अवस्था नंबर 5 में कहता है कि भाई नियम को छोड़ो, आप मानवता की बातें करो, ठीक है, आप न्याय की बातें करो, ठीक है। यानी यहां पर नियम से ऊपर उठ जाता है तो अवस्था नंबर 6 होती है, ठीक है। इतना आपने समझ लिया कि सर इतना तो हमने समझ लिया है। चलो, इतना समझ लिया तो अच्छी बात है भाई, आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? कोई बताएगा मुझे कमेंट में? कोई बताएगा मुझे कि आलोचना किसने की थी? अगर आलोचना बताएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ भैया तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। चलो जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। बच्चों के मूल्यांकन, बच्चों के मूल्यांकन, पहला ऑप्शन है केवल व्यक्तिगत विद्यार्थी के मूल्यांकन के सबूत प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। मतलब सबूत देने के लिए, माँ बाप को भैया एक प्रूफ देने के लिए एक असेसमेंट होना चाहिए? नहीं, असेसमेंट ऑलवेज लर्निंग के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, मतलब सीखने के उद्देश्य से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ठीक है, सीखने के उद्देश्य से, ठीक है, यानी अधिगम के उद्देश्य से होना चाहिए, सुधार के उद्देश्य से होना चाहिए। अधिगम कह लो चाहे तुम सुधार कह लो बच्चे में, या तुम उसकी प्रगति की बात कर लो, उसके पर्सपेक्टिव से होना चाहिए असेसमेंट। आगे सर पहला स्टेटमेंट तो गलत है। बच्चों के उद्देश्य बच्चों की तुलना करके उन्हें तदनुसार नामांकित करना, नहीं, तुलना करने के लिए कभी नहीं होना चाहिए, बांटने के लिए कभी नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। निष्पक्ष पेपर पेंसिल परीक्षण द्वारा केवल साल के अंत में किया जाना चाहिए, नहीं, ठीक है। पेपर पेंसिल परीक्षण क्या होता है? ये बच्चों की क्षमताओं को सीमित करते हैं, इसलिए ये असेसमेंट भी क्या है? गलत है। चौथा कह रहा है गतिक होना चाहिए, हाँ, परिवर्तनशील हो, गतिक का मतलब है, और उन कौशलों की पहचान के लिए जो बच्चों में मौजूद हैं और सीखने के वह कौशल जिनकी वे क्षमता है उसके लिए होना चाहिए। तो डी हमारा सही होगा। मतलब कहने का यह है कि सुधार के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए। आइएगा 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए 14 क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है। चलो देखते हैं भाई इसका आंसर कितने लोग कर पाते हैं। 14 क्वेश्चन का आंसर जी आपकी स्क्रीन पर है भाई। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं भाई। पहले, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो किसी व्यक्ति के चलने फिरने या संतुलन और, ठीक है, मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है, ठीक है, जिससे बच्चे को क्या होगा? चलने फिरने और संतुलन, और मुद्रा मतलब होता है शरीर, ठीक है, मुद्रा मतलब होता है शरीर को बैलेंस करने को प्रभावित करेगा। मुद्रा का मतलब क्या है? शरीर, यानी कि वो क्या करेगा? ठीक है, आपके शरीर के बैलेंस को प्रभावित करेगा। स्वालीनता तो आपको पता ही है कि हाँ सर अच्छी तरह जानते हैं। स्वालीनता तो सर संप्रेषण विकार होता है जिसमें वो बातचीत नहीं कर पाता, मतलब अपने विचारों को दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता, संप्रेषण विकार है। यानी कि ये जो विकार है ये तो संप्रेषण विकार है। तो भाई पहला स्टेटमेंट तो हमारा बनेगा नहीं। बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा सेरेब्रल पाल्सी आप जानते हैं, सेरेब्रल पाल्सी जिसे, ठीक है, प्रेमस्तिक घात भी से कहा जाता है। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, वो आपने मान लो कि वो बेड से नीचे गिर गया है सिर के बल, तो उसकी मसल्स में कहीं यहां पर चोट आ गई है। और किसमें चोट आ गई है? ठीक है, किसमें चोट आ गई? जो शरीर को बैलेंस करते रखती है, ठीक है। तो इसको अगर चोट आ गई, अब इससे बच्चा अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो हम कहेंगे इसको सेरेब्रल पाल्सी हो चुकी है। क्या हो चुकी है? सेरेब्रल पाल्सी हो चुकी है, ठीक है। जैसे आप कई बार क्या होता है कि बच्चे गिर जाते हैं जमीन पर, ठीक है, छोटे बच्चे जमीन पर गिर जाते हैं तो उनके मस्तिष्क में चोट आ जाती है और इससे कुछ उसकी जो
अंदर की जो नस वगैरह वो ब्लॉक हो जाती हैं। अब उससे उसका वो वाला पार्ट ब्लॉक हो गया जो शरीर को क्या करता है, बैलेंस करता है। तो हम कहेंगे ये इसका आंसर है, बी है। अच्छा, ये तो डिसलेक्सिया तो एक रीडिंग प्रॉब्लम होती है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। और ये जो स्पीच इंपेयरमेंट जो होती है जिसे हम लोग, ठीक है, डिस्पेजिया बोलते हैं, तो ये तो बनेगा ही नहीं। आंसर इसका क्या बनेगा, आंसर इसका बी बनेगा। आई होप आप लोगों ने बी ही किया होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, पुनीता और MB27198 ये नाम है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये रही सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी में अगर किसी बच्चे को मस्तिष्क में चोट आ गई है तो फिर इस प्रकार का वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा, अपने शरीर को विस्तार नहीं कर पा रहा, ये होता है, ठीक है जी। यहां पर मैंने लिया भी इस चीज को, ये एक ऐसी स्थिति है जो मस्तिष्क में विकास में समस्या या क्षति के कारण होती है। मतलब आपके मस्तिष्क में कोई क्षति हो गई है जिसके कारण होती है, जिससे शरीर की गति, मुद्रा, ठीक है, और संतुलन को नियंत्रित करने वाले मांसपेशियों के समन्वय पर असर पड़ता है। और ये क्या है, स्थायी स्थिति है। जी हाँ, ये परमानेंट है, जो बचपन में सबसे आम, ठीक है, शारीरिक विकलांगता है। और इसके साथ, ठीक है, सीखने, सुनने या देखने की समस्या भी हो सकती हैं, ये भी हो सकती हैं अगर आपको सेरेब्रल पाल्सी हो चुकी है तो, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, और ये है भैया 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलो अच्छा, 15वां क्वेश्चन में कहा गया है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में जब आप पढ़ते हैं, यानी आरटी 2009 पढ़ते हैं, तो आरटी 2009 में आप ये पढ़ते हैं कि जो बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनको ये कहा गया है कि उनके लिए 25% सीट जो है वो आरक्षित हैं निजी विद्यालय में। निजी विद्यालय आप जानते हैं, हाँ सर, प्राइवेट स्कूल। हाँ, प्राइवेट स्कूलों में क्या है कि 25% क्या है, सीट रिजर्व है। सभी प्राइवेट में नहीं है, वो सरकार की एक लिस्ट में आते हैं, ठीक है, सरकार की लिस्ट में है। और उन्हीं विद्यालय में क्या है, 25% का क्या है, रिजर्वेशन है। मतलब ये है कि मान लो कि विद्यालय के पास, ठीक है, 1000 सीट हैं। मान लो एक विद्यालय है जिसके पास 1000 बच्चों की सीट है, 1000 बच्चे उसमें पढ़ सकते हैं। तो सरकार का जो आरटी एक्ट क्या कहता है कि भैया इसमें से 25% सीट तो हमारी होंगी, ठीक है, हमारी होंगी। 25% सीट का मतलब यह है कि 25% पर जो 25% सीट पर जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनसे आप कुछ भी नहीं ले सकते। कुछ का मतलब ना तो तुम परीक्षा फीस ले सकते, ना तुम उनसे मंथली फीस ले सकते, ना तुम उनसे एडमिशन फीस ले सकते, ठीक है, ये आप बच्चों से नहीं ले सकते। वो फ्री क्या है, निःशुल्क पढ़ेंगे, ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी पढ़ेंगे, उसके द्वारा उनका एडमिशन होगा। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया, इसका पीछे का रीजन क्या है? इसका पीछे का रीजन ये है ताकि भैया हमारे समाज में जो भिन्नता है उस भिन्नता को हम लोग कम कर सकें। चलो देखते हैं क्या बनेगा यहां पर, कि शिक्षकों को अतिरिक्त काम के बोझ को डालना है, क्या ये इसका रीजन है? नहीं, ठीक है। शिक्षा में असमानता को कायम रखना है, बनाए रखना नहीं। सामाजिक स्थिरीकरण को कम करना है, ये सही बनेगा। और कह रहा है सामाजिक आर्थिक वर्ग से संबंधित रूढ़िवादिताओं को मजबूत करना है, मतलब और बढ़ाना इनको, ये गलत है। इसका सही उत्तर क्या बनेगा? बी बनेगा। अच्छा, एक जानकारी आपको नहीं मिली होगी कि भाई कितना परसेंट का जो है वो आरक्षण है, वो है कितना? हाँ, मनोज विश्वकर्मा जी। अच्छा मनोज जी, चलो स्वागत है। आप तो एप्लीकेशन पे भी जुड़े हैं मनोज जी। हाँ चलिए, रूपेश जी जरा यहां ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर क्या बनेगा? सी बनेगा, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। आइए देखते हैं क्या आंसर बनता है इसका। जी हाँ, कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। अब आपको बताना है कौन सा जो है वो स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला कह रहा है सभी स्तर पर एक भाषावाद का अभ्यास किया जाना चाहिए। नहीं, बल्कि हमारी नई शिक्षा नीति ने तो बहुभाषावाद की बात की है। किसकी बात की है? बहुभाषावाद की बात की है, ठीक है। यानी वो एक भाषावाद की बात नहीं करती, ठीक है, मोनोलिंगुअलिज्म की बात नहीं करती, ठीक है, वो मल्टीलिंगुइज्म की बात करती है, और ये मोनोलिंगुइज्म की बात कर रहा है, जो कि गलत है। दूसरा कह रहा है रटकर सीखने और परीक्षा के लिए सीखने पर जोर दिया है। नहीं, रटकर सीख, बल्कि बिल्कुल विरोध किया है कि रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए, एग्जाम के लिए नहीं सीखना चाहिए, बल्कि मास्टर ओरिएंटेड होना चाहिए, बच्चे में सुधार के लिए सीखना चाहिए, ना कि भाई एग्जाम के लिए सीखना चाहिए। तो ये भी हमारा गलत है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाए, मतलब जो बच्चे दिव्यांग हैं उसको टेक्निकल एजुकेशन से दूर किया जाए, ठीक है, उनको ना दी जाए, तो ये भी गलत है। डी कह रहा है शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यों को चुनने के लिए, ठीक है, लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। जी हाँ,
फ्लेक्सिबल मतलब होता है जो बच्चे के अनुसार हो, ठीक है, बच्चे के अनुसार हम उसमें क्या कर सकें, बदलाव कर सकें। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा, डी बनेगा। चलो क्या बनेगा भाई, डी बनेगा। चलो ठीक है, अख्तारिक खातून, स्मिता, केशव, नीलम जी, क्लियर है सभी को। संजीव कुमार जी डी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है भैया अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब ये वैकल्पिक अवधारणाएं क्या होती हैं, बहुत सारे बच्चे शायद ना समझ पाते हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट होता क्या है कि आप अपनी समझ पर कोई कॉन्सेप्ट बना लें किसी चीज के बारे में, ठीक है, वो अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट कहलाता है। जैसे आप कहते हैं कि सर तारे जो हैं वो, ठीक है, वो कुछ भी बना लो, तारों के आधार पर आपने कुछ बना लिया, या पानी के आधार पर आपने बना लिया कि सर पानी का जो है वो कलर होता है, ठीक है। अब आपने कोई बना लिया, मान लो आपने नाले में कहीं पानी देखा और आप कहते हैं सर पानी जो है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। आप अपनी समझ पर कुछ भी बना लेते हैं, ठीक है। अब सर ये बनाना सही है कि गलत है, देखो अच्छा माना जाता है बनाना। क्यों माना जाता है कि कम से कम आप बना तो रहे हैं। एक बच्चा अगर अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट बनाता है तो उसे पॉजिटिव माना जाता है। क्यों, क्योंकि वो बना तो रहा है। एक बच्चा बना ही नहीं रहा तो उससे तो उसका दिमाग अच्छा है कि वो बना रहा है। अब अगर बच्चे ने अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट बना लिया है, कोई गलत धारणा बना ली है, तो तुम्हारा काम क्या है भाई, तुम तो फैसिलिटेटर हो, तो तुम्हारा काम यह है कि तुम क्या करोगे, उस अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट को सुधारने के मौके दोगे, उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, दंड नहीं दोगे, उसको देखोगे, इग्नोर भी नहीं करोगे, लेकिन मौके ऐसे दोगे कि बच्चे उसमें क्या कर सके, सुधार कर सके। हाँ, डायरेक्टली आप उसे टोकोगे नहीं, क्योंकि इससे बच्चे डिसएंकरेज होते हैं चीजों को बनाने में, ठीक है, डिमोटिवेट होते हैं, तो ये भी नहीं करोगे। तो हम क्या करेंगे, बच्चों की अवधारणा उनके सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव पर आधारित होती है, बात बिल्कुल सही है। हाँ, ये तो बनती है भाई, बच्चे बनाते कैसे हैं, वो जिस परिवेश में रहेगा वहां का जो जानकारी उसको मिलती है उसके आधार पर वो धारणा बना लेता है। अच्छा, एक मूवी आई, ठीक है, मूवी में एक मैंने अभी देखी थी, उसमें कहा था कि हमारी पृथ्वी जो है वो, ठीक है, सांप जो है वो शेषनाग उस पर टिकी हुई है, शेषनाग जो है वो क्या करता है, उस पर रुकी हुई है, और वो क्या करता है, फन बदलता है, तब जाकर हमारी पृथ्वी हिलती है और उसमें भूकंप आता है। एक्चुअली हमें भी बचपन में भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट बना रखे थे। जब हम स्कूल में गए तो हमारे टीचर ने बताया कि भैया हमारी पृथ्वी शेषनाग पर नहीं टिकी हुई है, ठीक है। तो ये जो हमने जो कॉन्सेप्ट बनाए थे वो हमने अपने परिवेश के आधार में बनाए, अपने कल्चर में हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी वो ऐसी कहानियां सुनाते थे और हमने भी वो ऐसे कॉन्सेप्ट बना लिए। तो ये जो बनते हैं वो तो हमारे कल्चर में ही बनते हैं ना, हमारे समाज में ही बनते हैं, बात तो बिल्कुल सही है। बच्चों में दुनिया की समझ बनाने की क्षमता जन्मजात होती है और वे अपने आसपास की घटनाओं को, ठीक है, घटनाओं के कारण बनाने की कोशिश करते हैं, ये भी सही है। हाँ, बच्चों के पास क्षमता तो होती है, आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि सर बच्चों के पास क्षमता होती नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है कि सर क्षमता भी होती हैं और वो अपने परिवेश में बनाते हैं, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है बच्चे तार्किक व बुद्धिमान नहीं होते, ये गलत है यार, किसने कहा बच्चे बुद्धिमान नहीं होते, ठीक है। बच्चे तो भैया क्या होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। प्याजे कह कर गए यार, प्याजे की बात को कैसे गलत करेंगे हम, उनमें अर्थ बनाने की क्षमता नहीं होती। सर ये गलत है और गलत ही हमसे पूछ रहा है, तो हमारा सी बनेगा। बच्चों की अवधारणाओं को समझकर उन पर निर्माण करना महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। यानी उन आंसर हमारा क्या बनेगा, सी बनेगा। क्या बनेगा, सी। अच्छा, आप लोगों ने सी किया है भैया, डी किया है। विजय सिंह जी कहां गलती कर बैठे तुम, डी कैसे बनेगा, नेगेटिव पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है, तो आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा, जो कि ठीक है। विजय सिंह ने देखो गलत डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं है विजय सिंह, गलतियां सुधारो, चलो और आगे बढ़ो। इसके बाद में एक अगला क्वेश्चन आपके सामने, 18वां क्वेश्चन। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे कि नहीं। विद्यार्थियों को डैश डैश क्षमताओं को, ठीक है, डैश डैश लक्ष्य तय करने के लिए तथा रूप को देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमें किस चीज की तरफ हम बच्चों को प्रोत्साहित करें, ठीक है। ये कह रहा है, पहला कह रहा है कि महारत से स्थायी की तरफ चलें, या महारत से वर्धित की तरफ चलें, या अहम संबंधित से स्थायी की तरफ चलें, या अहम संबंधित से वर्धित की तरफ चलें, बताओ। चलो आंसर करेंगे भाई सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है ये तुम्हारे लेवल का। निशा खान जी रेगुलर रहेंगी, निशा जी, ठीक है। और कौन कौन है भैया जो रेगुलर नहीं आते हैं, रेगुलरिटी रखना बहुत जरूरी है भैया, रेगुलरिटी से ही, ठीक है, आपका जो स्कोर होगा वो सुधरेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो फिर ये समस्या का विषय है। मैं कहता हूं कि कंसिस्टेंसी मोस्ट पावरफुल वेपन्स,
आप किसी काम को निरंतर करते रहो, इससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो। जी हाँ। चलो, क्या बनेगा भाई? विद्यार्थियों को, ठीक है, हम किसकी तरफ ले चलें? ठीक है, स्थायी की तरफ तो नहीं ले जाएंगे भैया। ठीक है, विद्यार्थियों को महारत उन्मुख लक्ष्य को हमें वर्धित और क्या करना है, इसको बढ़ाना है। क्या करना है भैया? इंक्रीमेंटल की बात कर रहा है। मास्टर ओरिएंटेड क्या होता है? अब आप लोगों को यह भी नहीं पता होगा, तो भैया मास्टर ओरिएंटेड का मतलब होता है सीखने, सीखने की तरफ, ठीक है, निपुणता की तरफ, निपुणता की तरफ से हमें, और हमें क्या करना है इसमें, और क्या करनी है, बढ़ोतरी करनी है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? बी बनेगा। ठीक है, ये तो क्या कह रहा है, ये तो अहम कह रहा है। अहम क्या होता है? खुद के विचारों को महत्व देना। अरे ईगो लिखा है भैया, क्या लिखा है? ईगो, तो काट दो। ईगो लिखा है, काट दो। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है? यहां पर स्थायी लिखा है, काट दो। आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। मतलब आसान सा क्वेश्चन जो है वो गलती कर बैठे भैया। चलो कोई बात नहीं, हालांकि ठीक है बी किया है, कुछ लोगों ने शायद ए किया था, बट उन्होंने सुधार कर लिया है। और हम चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। तो कल भैया क्या लेकर आए, संस्कृत या मैथ पेडागोजी? चलो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि कल हम संस्कृत पेडागोजी लेकर आए कि मैथ पेडागोजी, क्योंकि कल जो है वो 2 घंटे का सेशन है। कल रात 8:10 से शुरू होगा, कल रात 8:10 से शुरू होने वाला है। ठीक है, और 10 बजे तक चलेगा, 10 बजे तक चलेगा। अब आप बता दो कि सर हम संस्कृत पढ़ें कि मैथ पेडागोजी पढ़ें? संस्कृत ए और मैथ पेडागोजी 2। आप ए और बी लिख सकते हैं, 1 और 2 करके आंसर कर सकते हैं। मैथ पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, ठीक है। या ऑप्शनल में यहां पर हम लोग ईवीएस पेडागोजी भी कर सकते हैं, ईवीएस पेडागोजी भी हम लोग यहां पर कर सकते हैं। चलो, तो कल क्या लेकर आए भाई? संस्कृत वाले कितने हैं भाई यहां पर? जी हाँ, जो इंग्लिश वाले होंगे सर वो तो कहेंगे सर मैथ पेडागोजी लेकर आ जाओ। चलो, एक्चुअली संस्कृत में मुझे मेहनत कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम संस्कृत में अगर तुम वीक हो गए ना तो फिर हम लोग नेगेटिव चले जाएंगे, क्योंकि संस्कृत में हमें कम से कम 20 नंबर तो स्कोर करना है, कम से कम। ठीक है, कम से कम 20 नंबर का स्कोर हमें करना है संस्कृत में, तब हम लोग जाएंगे 110 प्लस करेंगे। ठीक है, मान लो कि भाई तुम सीडीपी में, जो तुम्हारा सीडीपी वाला सेक्शन है, सीडीपी वाला जो सेक्शन है वो आपका 30 मार्क्स का है, यहां तुम अच्छा करोगे। ठीक है, इसके बाद में हम हिंदी लेते हैं, यहां पर हिंदी पेडागोजी, यहां पर तुम अच्छा करोगे, ये अच्छा सेक्शन है। मैं 30 में से 30 नहीं लिख रहा, मैं बात कर रहा हूं यहां अच्छा करोगे। इसके बाद में तुम ईवीएस वाला सेक्शन है, यहां तुम अच्छा करोगे। ठीक है, इसके बाद मैथ वाला सेक्शन है, ठीक है, तो मैथ वाला सेक्शन में यहां पर तुम अच्छा कर जाओगे। तुम नेगेटिव जो करोगे वो नेगेटिव तुम कहां पर होगे, वो होगे तुम संस्कृत में। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है किसी का संस्कृत बहुत अच्छा हो। अब यहां पर ये 30 नंबर का है ना, इसमें तुम नेगेटिव कर जाओगे, इसमें गद्यांश पद्यांश तुमसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो हम अगर यहां कम स्कोर करते हैं और यहां अगर हम अच्छा स्कोर करते हैं तो हम लोग 110 प्लस कर जाएंगे। और अगर हमने यहां स्कोर कर दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है मैथ भी तुमको नेगेटिव की तरफ ले जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। इसलिए अगर हम यहां पर पेडागोजी में अच्छा कर गए और अगर हम पद्यांश में से अगर 5 नंबर भी ले आए, भाई हमारा जो है वो 5 से 8, आप आधे नंबर ले लो कि आप 6-7 नंबर भी अगर आप लेकर आ गए, और यहां पर अगर आप 10 से 12 नंबर भी लेकर आ गए, तो आप 17-18 नंबर भी अगर आप यहां से लाए तो आप अच्छा कर जाओगे। ठीक है, इसलिए चलो, तो क्या बनेगा भाई? स्कूल में बच्चों की असफलता के लिए निम्नलिखित में से कारक कौन है? ठीक है, भय जिम्मेदार है, ठीक है, और ऊबन और उलझन है, अप्रासंगिक पाठचर्या है, असंदर्भित जो है वो शिक्षा शास्त्र है, सब जिम्मेदार हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन इसके सही हैं, सारे ऑप्शन क्या है इसके? सही ऑप्शन है। आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा। सर डर भी बहुत ज्यादा है, आजकल तो परीक्षाओं का बहुत प्रेशर है बच्चों के ऊपर। ठीक है, परीक्षाओं का कितना प्रेशर है, माँ बाप भी जोर दे रहे हैं, अच्छे अंक लाओ, अच्छे, हमारे बच्चे के नंबर नहीं आ रहे, हमारे बच्चे के नंबर नहीं आ रहे। मैंने देखा एक बच्चा हमारे पड़ोस में है, वो मैथ में बहुत कुछ जानता है, मैथ में वो एलसीएम कर लेता है, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ कर लेता है, फ्रैक्शन कर लेता है, ठीक है, और वो ठीक है डिविजिबिलिटी तक के रूल्स कर लेता है वो, लेकिन मैथ में उसके मार्क्स नहीं आते।
क्यों नहीं आते मैथ्स में उसके मार्क्स स्कूल में? क्योंकि वो करवाते हैं उसको सिस्टमेटिक तरीके से कि ये पद्धति है, इस पद्धति से करो, इस मेथड से करो, इससे नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और हर बार जो है पेरेंट्स उसको डांटते हैं, इसके मार्क्स नहीं आ रहे। ठीक है, मैंने उसका एक बार टेस्ट लिया तो मैंने देखा यार ये बहुत जानता है मैथ में तो ये, लेकिन मार्क्स उसको नहीं आ रहे। ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चा हिंदी में बहुत जल्दी याद कर लेता है, इंग्लिश में नहीं कर पा रहा, और इंग्लिश में स्कूल में पढ़ता है वो, इंग्लिश मीडियम में। अब उसकी टीचर जो है वो लिखना उसको इंग्लिश में होता है, लेकिन वो हिंदी में बहुत जल्दी कर लेता है। तो अब क्या आप कहोगे कि बच्चा जीरो है? नहीं है ना जीरो। तो हम कहेंगे कि सर ये हमारी व्यवस्था ही पूरी जिम्मेदार है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? डी बनेगा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अच्छा एक क्वेश्चन और इसके बाद आज 21 क्वेश्चन थे टोटल। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती। बात बिल्कुल सही है। तुम बचपन में जो कॉन्सेप्ट बना रहे हो क्या वो सार्वभौमिक है? वो सब जगह एक जैसा ही रहेगा? नहीं सर, हम बचपन में कुछ और कॉन्सेप्ट बनाए हमने। हम यही समझते थे कि हमारी पृथ्वी जो है वो शेषनाग पर टिकी हुई है। हम बचपन में यही कॉन्सेप्ट बनाकर लेकर बैठे थे। जब हम स्कूल में गए, जब हमने पढ़ा किताबों में, तब पढ़ा कि यार नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो हम कहेंगे जो बचपन में जो हमने कॉन्सेप्ट बनाए थे वो सार्वभौमिक नहीं होते हैं। हम इस बात से एग्री करते हैं, बात बिल्कुल सही है। आर के कहता है बच्चों व बचपन की समझ उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्या हम जो समझ जो होते हैं उसमें हमारा परिवेश का कोई योगदान ही नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, यानी इसका सर ए सही है, आर गलत है। ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन? ऐसा हमारा सी ऑप्शन है। जी हाँ, और आज का भैया लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर हम लोग रखते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद सभी लोग लाइक करेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, और कल की क्लास में जुड़ना ना भूलें भैया। कल 2 घंटे का धमाल सेशन होगा। आप लोगों ने कमेंट्स नहीं किया, क्या लेकर आए सर? संस्कृत लेकर आए कि हिंदी? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। अंशु यादव जी रेगुलर रहो। अंशु जी अब आप रेगुलर नहीं हो। ऋषु कुमार, ठीक है। कुछ लोग तो भटक रहे हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि इस चैनल पर अच्छा मिल जाएगा, उस चैनल पर अच्छा मिल जाएगा। देखो सब चैनल पर अच्छा मिलेगा। ठीक है, कोई टीचर बेकार नहीं पढ़ाता। बस आप एक टीचर को पकड़ लो, मतलब जिससे आपको समझ में आ रहा है उसी पे आप रेगुलरिटी के साथ क्लासें देखना शुरू कर दो। ठीक है, तभी भला हो पाएगा, ये ध्यान रखना आप। अगर आप भटकते रहोगे, एक क्लास वहां ले आए, एक क्लास यहाँ ले, नहीं, सिस्टमेटिक चलो। जैसे मैं आपको सिस्टमेटिक लेके चल रहा हूं। मैंने सोचा कि पहले 10 क्लास ऐसी लाऊंगा आपकी जिसमें मैं आपको बाल विकास को सुधार कर सकूं। ठीक है, अब सर जो आपको ईवीएस करा रहे हैं ना, वो सिस्टमेटिक करा रहे हैं, टॉपिक वाइज करा रहे हैं। आपने एनालिसिस किया होगा कि वो लेकर आते हैं तो एक ही टॉपिक के क्वेश्चन लेकर आते हैं। आपको लगता है सर एक जैसे क्वेश्चन क्यों ला रहे हैं? अरे वो टॉपिक वाइज चल रहा है, टॉपिक वाइज से आपका भला होने वाला है, क्योंकि आपके डाउट, ठीक है, धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। जिस सर ने आज जो क्वेश्चन रखे वो सारे क्वेश्चन जो है वो उन्होंने, ठीक है, वो रख दिए। किससे? जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है, जानवरों से लेकर बन जाते हैं कभी क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले आपने देखा सर ने क्वेश्चन जो है वो प्रकाश वाले क्वेश्चन कराए, ठीक है, ऊर्जा वाले क्वेश्चन कराए। सिस्टमेटिक चल रहे हैं, तो आप सिस्टमेटिक पढ़ोगे तभी आपका भला हो पाएगा। किसी कार्य की सफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और इसी तरह के कार्य में संलग्न होने के प्रयासों में गिरावट का कारण बनता है? मतलब इससे बच्चे क्या होते हैं? गिरावट का कारण बनते हैं। देखो भैया, मैंने क्या कहा था, आंतरिक अभिप्रेरणा तो पॉजिटिव होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है वो तो, आंतरिक अभिप्रेरणा तो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा तो पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव होती है बाह्य अभिप्रेरणा। क्या होती है? बाह्य अभिप्रेरणा जो होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, चलो, तो प्रयासों में गिरावट का कारण बनता है। सफलता या विफलता निम्नलिखित में कौन से आरोपण में भविष्य में विद्यार्थी की प्रेरणा इसी तरह से कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में गिरावट का कारण बनेगा? क्या बनेगा? जब पहला कह रहा है स्थिर और गैर नियंत्रणीय, ठीक है, अस्थिर और नियंत्रणीय, आंतरिक और नियंत्रणीय, ठीक है, और यहां पर कह रहा है कि आंतरिक और स्थिर। बताओ, आंतरिक और स्थिर। चलो लास्ट क्वेश्चन है, आंसर सभी के आ गए हैं? भागते बहुत जल्दी हैं। बताओ, क्वेश्चन तो हुआ नहीं उससे पहले लोग भाग के चले गए। पता नहीं इनको कहाँ जाने की जल्दी पड़ी है। किसी का कॉल आ रहा होगा, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि बार बार कॉल कर रहा होगा कि तुम ऑनलाइन हो,
तुम सीन कर रहे हो पर रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ऐसा होता है ना। क्या भाई आप हमारी क्लास देख रहे हो तो ऑनलाइन तो दिखाई दे ही रहे होगे, दे रहे होगे कि नहीं दे रहे होगे, ठीक है। हाँ चलो, यहाँ पर आंसर मुझे मिल रहे हैं, ए किया है, कुछ लोगों ने बी किया है, बट ए में कुछ बी में कंफ्यूजन है, कुछ ए में है। देखो भैया, पहला कह रहा है कि अगर स्टेबल कोई चीज है और गैर नियंत्रित है, नियंत्रित मतलब हमारे कंट्रोल में, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगी। स्थिर मतलब बदल सकती है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये गैर पॉजिटिव है। क्यों सर? एक जो चीज वो स्थिर है, बदल नहीं सकती। कहते हैं सर मैं कितना ही अभ्यास कर लूं वो मेरा सीटेड नहीं हो सकता। क्यों? मेरी किस्मत में ही नहीं है, मेरे अंदर जो क्षमता वो स्थिर है वो नहीं बढ़ सकती। मैं कितना ही अभ्यास करता रहूं वो क्षमता बढ़ ही नहीं सकती। मतलब आप क्या मानते हो? अपनी एबिलिटी को स्थिर मानते हो, आप अपनी क्षमता को क्या मानते हो? स्थिर मानते हो। और आप कहते हैं सर वो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, वो गैर नियंत्रित है, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, मैं कुछ भी करता रहूं, ठीक है, वो मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। तो क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। यानी इसका जो सही उत्तर है वो क्या बनेगा? ए बनेगा। तो जो लोग ए की तरफ थे वो बिल्कुल सही है। अब समझ में आया? तो आज हमने 21 क्वेश्चन किए। कल मैं प्रयास करूंगा संस्कृत का, संस्कृत अगर नहीं हो पाया, ठीक है, क्वेश्चन उसके मैंने बन रहे हैं हमारे, ठीक है, क्योंकि देखो मैं संस्कृत की क्लास लाऊंगा तो फिर बिल्कुल आपको, ठीक है, बिल्कुल चीजें उसके साथ थ्योरी भी लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का मतलब ये है कि आप साथ में क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट भी आपको करा सकूं। नहीं होगा तो फिर हम लोग, ठीक है, ईवीएस या जो है वो मैथ पेडागोजी, दो में से एक लेकर आएंगे, ठीक है। तो वो तो आपको क्लास दिखी जाएगी, ठीक है, आप लोग सुबह दिन में देख ही लेंगे किसकी क्लास होने वाली है, लेकिन क्लास छोड़ना नहीं है, ठीक है। कल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, क्लास तो रोज ही इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, अगर आप पीडीएफ वगैरह कुछ चाहते हैं कि सर मुझे पीडीएफ मिल जाए, तो आप लोग इस एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लो, या फिर आप चाहते हैं कि सर मुझे क्लास ही मिल जाए। अच्छा, एप्लीकेशन पर हमने कम क्लास में पढ़ाया है, हमने ज़्यादा क्लास नहीं डाली। ज़्यादा क्लास का नुकसान ये है कि आप देखते नहीं हैं। अगर मैं मान लो बाल विकास की 100 क्लास डाल दूं, तुम देखोगे 100 क्लास? नहीं देखोगे तुम। मैं कितना ही अच्छा पढ़ाऊं फिर भी नहीं देखो। क्यों? समय नहीं है सर। एक टाइम को भी तो ध्यान रखना है। हमें 2 महीने में हमें अच्छा पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसके लिए मैंने सिलेक्टेड क्लासेस पे डाली हैं, ठीक है। मैंने 13 क्लास में बाल विकास करवा दिया, जी हाँ, 13 क्लास में मैंने 15 नंबर का बाल विकास करवा दिया। समावेशी शिक्षा की एक क्लास हो गई है, और मैंने अभी 2 क्लास ली हिंदी पेडागोजी में, जिसमें मैंने भाषा वैज्ञानिक करवा दिए, भाषा अर्जन करवा दिया, ठीक है। मतलब 5 से 6 क्लास में पेडागोजी की लूंगा हिंदी में, जिसमें हिंदी कवर करूंगा। फिर मैं संस्कृत पेडागोजी, फिर ईवीएस पेडागोजी, फिर मैथ पेडागोजी, लिमिटेड क्लास मिलेंगी, ठीक है, 199 में। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे मॉक टेस्ट मिल जाए, तो भैया 49 रुपए में मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं। टेस्ट पास जाकर उस फोल्डर में जाएंगे तो आपको 49 रुपए में 15 मॉक टेस्ट पेपर मिल रहे हैं। मॉक टेस्ट में इसलिए कह रहा हूं लगाओ, क्योंकि उससे तुम टाइम का मैनेजमेंट कर पाओगे, और हो सके तो तुम मैथ के ज्यादा लगाओ, संस्कृत के ज्यादा लगाओ, ठीक है, मैथ संस्कृत के ज्यादा लगाओ। इससे क्या होगा? इससे आप अपना टाइम का मैनेजमेंट कर पाएंगे कि मैं मैथ में कहां वीक हूं और मुझे, ठीक है, टाइम किस सेक्शन में ज्यादा लग रहा है। बाल विकास तुम कर लोगे, ठीक है, हिंदी कर जाओगे, तुम टाइम लोगे, या तो तुम टाइम लोगे मैथ्स में या लोगे तुम संस्कृत में। ये 2 सेक्शन जो आपका समय ज्यादा लेंगे। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं कल। हम लोग मिलेंगे डियर फ्रेंड्स एक नई एनर्जी के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आपको। नहीं लगी होगी तब भी क्या है भाई, पढ़ तो डेली रहे हैं एडी सर से, ठीक है, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर करेंगे। चलो, इसी के साथ मैं आज की क्लास को स्टॉप करता हूं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, या पीडीएफ वगैरह कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप विदा लेते हैं भैया, कल फिर मिलेंगे। कल सुबह 10 बजे जरूर आना है आपको, ठीक है, कल सुबह 10 बजे गद्यांश पद्यांश की क्लास में। चलिए, गुड नाइट एवरीवन, सभी को भैया गुड नाइट।